हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। और जैसे हम अपना एनवायरनमेंट ज्योग्राफी का कर रहे हैं, आपका जो मास्टर का सिलेबस है, तो मोस्ट ऑफ आपका फर्स्ट और सेकंड यूनिट कंप्लीट है। और थर्ड यूनिट में मैंने जैसे हमने कल किया था ग्रीन हाउस के बारे में, ग्रीन हाउस इम्पैक्ट होता क्या है। तो ये क्या है वो जैसे अब बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रीज़, अर्बनाइजेशन, तो जितना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ किसकी वजह से है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है। तो इन सब की वजह से बेटा क्या हुआ है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। तो जैसे हमारे ये डिफरेंट अलग अलग जो हम थ्योरी पढ़ते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एनवायरनमेंट ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट पढ़ते हैं, क्लाइमेट पढ़ते हैं, या जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं, पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो सब का एक स्पेसिफिक एक क्राइटेरिया होता है कि हम इस क्लाइमेट में ये स्टडी करेंगे, सारा डाटा, रेनफॉल, वेदर के बारे में, इन सब की स्टडी कर रहे हैं, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो एनवायरनमेंट में जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स हैं, या एनवायरनमेंट ज्योग्राफी है होता क्या है, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, पॉपुलेशन जो इंक्रीज हुई है उसकी वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई हैं, ये सब हमने करा है। तो हम देखते हैं कि जितनी इतनी ज़्यादा वो हुई है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ी है, तो उनकी डिमांड बढ़ी है, रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बना है, हाई डिमांड में है, तो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कम होते जा रहे हैं क्योंकि उनका यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। तो ग्रीन हाउस इम्पैक्ट आया कि बहुत सारी गैसेज हैं। जैसे हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ़ व्हीकल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज हो रहे हैं, तो जो गैसेज रिलीज होती हैं, जो हम रेफ्रिजरेटर, सबके घरों में देखना 2 या 3 4 एसी लगे हुए हैं, सबके अपने पर्सनल व्हीकल होते हैं, हर घर में 1-2 गाड़ियाँ हैं। तो उन सब से क्या है, जो गैसेज रिलीज होती हैं, ठीक है, चाहे वो आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो, मीथेन हो, नाइट्रोजन हो और कार्बन डाइऑक्साइड हो, तो ये 4 जो मेन गैसेज होती हैं, ये क्या करती हैं, ग्रीन हाउस इम्पैक्ट का या ग्रीन हाउस का काम करती हैं। जैसे बंद गाड़ी है या बंद घर में या कोई भी एरिया है, उसको कवर कर देते हैं, तो जैसे ही सनलाइट आएगी वो ज़्यादा हीटअप हो जाती है। अगर क्रॉसिंग की जगह होती है तो वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि जो एनर्जी होती है, जो ऊष्मा होती है, वो क्या होती है, उसका स्थानांतरण होता है। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम करेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, जब ग्रीन हाउस गैसेज बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती हैं तो उसका नेक्स्ट जो रिजल्ट बनता है वो होता है ग्लोबल वार्मिंग। तो हमारी जो अर्थ है इस पे हमने क्या पाया, राइजिंग सी टू मेल्टिंग आइस, आइस मेल्ट हो रहे हैं। जैसे हमने कल वाले टॉपिक में भी किया था, जो आर्कटिक है, जहाँ पे वहाँ पे क्या है, आइस मेल्ट होती जा रही हैं, तो जो वहाँ पे वहाँ के मेन वो थे, जो आपकी ठीक है, जो वहाँ पे मेन स्पीसीज पाई जाती हैं, अब उनके हैबिटाट में, उनके इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा डिफरेंट आने लगा है, शिफ्टिंग की वो उनको आ गई है उनकी। आप अब हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जहाँ पे हमने अडेप्टेशन कर लिया है, यहाँ पे अब चेंज आएगा। तो क्या होता है कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सब अपना हैबिटाट, रहना, खाना, घर की जो शेप होती है, छत कैसी होंगी, वो हर एरिया के अकॉर्डिंग होती हैं। तो आजकल क्या है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग में हम पढ़ेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग, पूरा जो ग्लोब है, पूरी जो अर्थ है, जो हमारी प्लेनेट है, वो क्या है, गर्म हो गई है पहले की बजाय, उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग किसको दिखाता है, लॉन्ग टर्म राइज इन अर्थ एवरेज सरफेस टेम्परेचर। लॉन्ग टाइम के बाद, जैसे हम क्लाइमेट को मेजर करते हैं कि 30 से 35 साल में जो भी चेंजेज आए हैं, आपके जो एलिमेंट्स होते हैं क्लाइमेट के, उनमें चाहे वो टेम्परेचर हो, रेनफॉल हो, आपका ह्यूमिडिटी है, ठीक है, तो जो भी फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से वेदर बनता है, पूरे दिन में कैसा मौसम होता है, तो उन सब जब लॉन्ग टाइम के बाद जब चेंज देखते हैं तो उसको बोलते क्या है, क्लाइमेट चेंज। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि बहुत लंबे टाइम तक जो हमारा अर्थ का जो एक एवरेज टेम्परेचर माना जाता है, कि एवरेज, जैसे कल हमने किया था कि मिनिमम क्या है, तो जब उस टेम्परेचर में जो एवरेज टेम्परेचर है उसमें जैसे 1.1 डिग्री की सेल्सियस की जो बढ़ोतरी हुई है, तो उसकी वजह से क्या होगा, अब आप लगा लो, मान लो फॉर एग्जांपल आप जिस भी एरिया में रहते हैं, तो अपने एरिया का जैसे आज का नोट करना, हाईएस्ट क्या है, लोवेस्ट क्या है, एवरेज टेम्परेचर निकालना। तो उससे हमें क्या होगा, जैसे एवरेज मान लो अभी यहाँ का क्या चल रहा है, 45 डिग्री कुछ है समथिंग,
और रात का भी बहुत वो रहता है, तो दोनों का निकालेंगे तो एक एवरेज जैसे निकल के आता है कि 35 डिग्री सेल्सियस तापमान है। अब 10 साल तक इतना ही है, 35, देन इसमें और इंक्रीज हो जाता है, 35 की बजाय 37 डिग्री एवरेज रहने लग जाता है। तो उसको बोलेंगे कि हाँ क्लाइमेट में चेंज हुआ है, तो ये क्या रीज़न है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो हम इसको कैसे बचा सकते हैं, कौन से रीजन हो सकते हैं जो हम इसको सेव कर सकते हैं। ये इंक्रीज है ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस का टॉपिक जिसने नहीं पढ़ा वो एक बार कल वाली वीडियो बेटा ज़रूर देख लेना, बहुत अच्छे से उसमें कराया हुआ है, बहुत ही इजी मेथड में आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि कैसे ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होती हैं, कैसे वो सनलाइट आती है तो उनमें कैसे एनर्जी का फ्लो होता है, तो उसकी वजह से ग्रीन हाउस इम्पैक्ट क्या होता है, फिर फ्लोरा फोना या ह्यूमन बॉडी या जो भी हमारा अर्थ सरफेस है, हमारा इकोसिस्टम है, जो ग्रीन हाउस इम्पैक्ट होता है उन पर क्या असर होता है, कैसे हम उसको सेव कर सकते हैं। तो एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं जब उनको बढ़ रही हैं, अगर देखते हैं तो लास्ट डिकेड देखते हैं कि 2011 से 2020 का 10 की वो देखते हैं तो वार्मेस्ट रिकॉर्ड हुआ है कि बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ने लग गई है। ग्रीन हाउस इफेक्ट होते क्या हैं? सनलाइट पासिस थ्रू द एटमॉस्फेयर। सनलाइट सूर्य का कितना 2 अरबवां भाग ही हमें हमारी अर्थ को प्राप्त होता है, ठीक है। अगर क्लाइमेट वो हम क्लाइमेट में करेंगे बेटा नेक्स्ट सेम में, जो आपका फर्स्ट ईयर में आएगा क्लाइमेटोलॉजी, वो मैं आपको उसमें डिटेल में कराऊंगी क्लाइमेट के सारे टॉपिक। तो ये एक्चुअली है कि हमारी ज्योग्राफी में कुछ ना कुछ कोरिलेशन सब्जेक्ट का, अब इसमें क्लाइमेट और एनवायरनमेंट का एक दूसरे से रिलेशन है। तो जैसे ही सनलाइट आती है तो हमारी अर्थ किसकी वजह से, अगर गैसेज नहीं होती, डस्ट पार्टिकल नहीं होते, वाटर वेपर नहीं होते, तो उनको ऑब्जर्व कौन करता, ठीक से। तो अब इसकी वजह से क्या हुआ है, तो इसमें जब वो उसको अवशोषित करते हैं तो उसकी वजह से ग्रीन हाउस काम करता है, हमारी अर्थ गर्म होती है। सम ऑफ दिस हीट रेडिएंट बैक टुवर्ड स्पेस, कुछ इसमें वापस चली जाती है, पर ग्रीन हाउस जो गैसेज होती है इसको अवशोषित कर लेती हैं और वो गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ भी गर्म हो जाती है। अर्थ क्या करती है, अब जो ऑब्जॉर्व करती है सरफेस को, सरफेस उसको एनर्जी को, हीट रेडिएंट्स होते हैं। सनलाइट जो आती है, गैसेज जो ट्रैप होती हैं, गर्म होती हैं, सनलाइट आई हमारी अर्थ में, जो गैसेज डस्ट पार्टिकल हैं वो इसको अवशोषित कर लेते हैं, तो वो उस एनर्जी को जब छोड़ते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट गर्म हो जाता है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग किस किस पे वो करता है, कि जो भी फॉसिल फ्यूल वगैरह है, कि बर्निंग कोयल है, जलता हुआ कोयला है, इतनी सारी इंडस्ट्रीज है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, उनकी हाई डिमांड को कंप्लीट करना है, तो ऑयल वगैरह गैसेज रिलीज्ड, तो इनकी वजह से CO2 प्राइमरी ड्राइवर ऑफ वार्मिंग। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे मेन आपकी ऑक्सीजन है जो ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा योगदान देती है। डिफॉरेस्टेशन, अब हमें पता है फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि पेड़ पौधे CO2 ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, लेकिन जब डिफॉरेस्टेशन होगा तो उसकी वजह से CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। एग्रीकल्चर में अगर देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो मीथेन वगैरह होती है ग्रीन हाउस गैस में, वो भी इसका एक मेन कोज माना जाता है। जो उर्वरक खाद वगैरह जो यूज करते हैं उन सब से क्या रिलीज होती है, मीथेन। इंडस्ट्रीज में जब करते हैं, जैसे सीमेंट प्रोडक्शन है या मैन्युफैक्चरिंग का जो काम होता है या वेस्ट जो मटेरियल है, उन सब में जो यूज होती हैं तो उन बहुत ही मात्रा में गैसें रिलीज होती हैं। द प्रूफ इज द इन द डाटा, ये डाटा दे रखा है कि राइजिंग टेम्परेचर, अगर 1980 में देखते हैं, 90 में देखते हैं, 2000, 2010, 2020 में आप लोग खुद देख सकते हो कि टेम्परेचर किस उसमें एवरेज मात्रा में बढ़ रहा है। ये तो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर हैव क्लाइम्ड, बढ़ा है कितना, इंडस्ट्रीज इरा, अगर हम प्री इंडस्ट्रीज इरा के देखते हैं जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था और आज के टाइम पे देखते हैं तो काफ़ी गर्म हुए हैं। CO2 लेवल आर देयर हाईएस्ट। और ओशियन हीट कंटेंट इट इज़ रिकॉर्ड हाइज, ओशियन हीट भी ज़्यादा हुई है। आर्कटिक सी की जो वो है श्रिंकिंग, आइस श्रिंक हो रही है, मेल्ट हो रही है, तो बहुत सारे रीजन है जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आई हैं। अब आप देखते हैं कि हर एरिया अपनी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग डिफरेंट है। क्लाइमेटिक जो जोन भी हैं, ठीक है, उष्णकटिबंधीय जोन, शीतोष्णकटिबंधीय जोन, तो इस प्रकार जैसे पोलर तक जाते हैं तो ध्रुवीय ठंडे होते हैं। तो जो ये इक्वेटोरियल बेल्ट होती है जिसको विषुवत रेखीय
या उष्णकटिबंधीय बोलते हैं, जिसमें सारा साल बारिश होती, बहुत ज़्यादा बारिश, बहुत ज़्यादा गर्मी, सारी वैरायटीज़ में पाई जाती हैं। तो क्या होता है इसमें, तो जो भी हर एरिया की एक स्पेसिफिक क्वालिटी होती है, बायोडाइवर्सिटी होती है, हर एरिया का अलग से इकोसिस्टम होता है। तो इन सब में क्या हो रहा है, चेंज हो जाता है। हमने क्या क्या देखा है, क्या क्या ऑब्जर्वेबल है चेंज अराउंड द वर्ल्ड, कि ग्लेशियर और आइस शीट्स जो है वो मेल्ट हुई हैं। राइजिंग सी लेवल, अब सी लेवल जब राइज होगा तो क्या होती है, फ्लड आएंगी। ओशियन वार्मिंग, जो हमारे ओशियन थे वो पहले की बजाय बहुत ज़्यादा अब गर्म हुए हैं। एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हुए हैं, एक्सट्रीम वेदर, हीट वेव्स बढ़ी हैं, ड्रॉट सूखा बढ़ा है, हरिकेन, जो हरिकेन होता है बेटा, जो तूफान होता है उनके अलग अलग नाम है, हरिकेन, ये आप सब क्लाइमेट में पढ़ेंगे। वाइल्ड फायर आर बिकमिंग मोर फ्रीक्वेंट एंड इंटेंस एज द क्लाइमेट वार्म। तो इन सब से क्या हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है। बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ है, 1 मिलियन स्पीसीज। अब कहते नहीं है कि जैसे आप छोटे बच्चों की बुक्स में भी देखोगे, रेड बुक में रिकॉर्ड है नाम कि ये वाली स्पीसीज खत्म होने लगी हैं, तो वो सब किसका कारण है, ग्लोबल वार्मिंग का। डिस्ट्रीब्यूटेड वाटर साइकिल, डिस्टर्ब वाटर साइकिल, चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न कॉज फ्लडिंग, रेनफॉल पैटर्न चेंज हुआ है, फ्लड आई हैं, सम रीजन सर्व ड्रॉट इन अदर, और कुछ एरिया बिल्कुल सूखे पड़े हैं, कुछ में बाढ़ आती है। अब आप लोग जब चेंज होएगा, अभी जो बारिश वाला सीजन आएगा, आप देखोगे बहुत सारा एरिया है जिसमें बहुत ज़्यादा बारिश है, बाढ़ वगैरह है, कुछ एरिया बिल्कुल सूखे पड़े हैं। इकोसिस्टम अंडर प्रेशर, जो भी फॉरेस्ट हैं, इंक्रीज वाइल्ड फायर। अब जो वन वगैरह फॉरेस्ट है, जब उनमें आग लगती है तो उनमें क्या है, बहुत सारी वनस्पति हैं, पेड़ पौधे, पूरा इकोसिस्टम है वो सारा डिस्टर्ब हो रहा है। डिफॉरेस्ट्रेशन हुआ है। आर्कटिक अगर एरिया देखते हैं तो वहाँ पे आइस लॉस हुई है, फर्माफ्रोस्ट थ्रो होते हैं, हैबिटाट वहाँ के डिस्टर्ब हुए हैं। ओशियन में अगर देखते हैं तो कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं, कोरल ब्लीचिंग होती है, जो कोरल रीफ्स वगैरह हैं, ठीक है, जो प्रवाल भित्तियाँ हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। एग्रीकल्चर में कहीं पे ड्रॉट है, कहीं पे क्रॉप फेल हो जाती है, कहीं पे फूड की इनसिक्योरिटी है। जब इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, जब इन सब के लिए है कौन, ह्यूमन एक्टिविटी, मनुष्य जो भी काम करता है, जो उसकी क्रियाएं हैं, उन सब में क्या हुआ है, उन्हीं की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई हैं। ग्लोबल वार्मिंग डज नॉट जस्ट रेज टेम्परेचर, it disturbs the delicate system that sustain life on earth. Every ecosystem from tropical rainforest to polar tundra, it's feeling the strain. अब हम ट्रॉपिकल वाले रीजन से देखते हैं और अपना बिल्कुल ठंडे वाले जो एरिया, गर्म से लेकर ठंडे की तरफ जाते हैं, तो सबका एक अलग सिस्टम इकोसिस्टम पाया जाता है। सब में जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, और हर एरिया एक दूसरे से अलग है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं नंबर दैट मैटर, कि जैसे टेम्परेचर को अगर देखा जाता है तो 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है, 3.7 मिलीमीटर जो है सी लेवल राइज हुआ है, और स्पीसीज जो हैं 1 मिलियन जो स्पीसीज हैं, या बहुत सारी स्पीसीज है जो खतरे में आई हुई हैं। अंडरस्टैंडिंग इट्स द फर्स्ट स्टेप। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, अब जो ग्लोबल वार्मिंग है इसके लिए है कौन जिम्मेदार, मनुष्य, उसकी ह्यूमन एक्टिविटी। तो इसको हम कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो रिसोर्सेज हैं, सबसे पहले एक तो जो, क्योंकि देखो सबकी नीड है, सब अपनी नीड भी पूरी करते हैं, तो हमें इकोसिस्टम को भी सेफ रखना है, हमारी अर्थ भी सेफ रहे, हेल्दी एनवायरनमेंट रहे। तो इसके लिए कौन कौन से स्टेप हो सकते हैं, हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, कैसे हम अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ताकि सब सस्टेनेबल लाइफ जी पाए। सस्टेनेबल लाइफ क्या होती है, सतत पोषणीय जीवन से असतत पोषणीय विकास, जिसमें रिसोर्सेज की भी हानि ना हो और एक हेल्दी लाइफ मनुष्य सर्वाइव कर पाए। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग इज ए रियल ह्यूमन कॉज्ड एंड ऑलरेडी रीसेपिंग आवर वर्ल्ड। जो मनुष्य की एक्टिविटी की वजह से बहुत सारे चेंज हुए हैं, तो एक बहुत सारी प्रॉब्लम आई हैं, लेकिन जो अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग द एविडेंस, कोजेज, इम्पैक्ट। अब हमने पढ़ा है कि इसके क्या क्या एविडेंस हमने देखे हैं, कि आइस मेल्ट हो रही है, ठीक है, और किस किस वजह से हुआ है, कि जो ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं
उनकी मात्रा बड़ी है, इसकी वजह से हुआ। तो इसके इम्पैक्ट क्या है कि जो हमारी अर्थ है वो रीशेपिंग कर रही है, जो स्पीशीज है उन पे बहुत ज़्यादा खतरा हुआ है। तो रिड्यूस क्या कर सकते हैं हम? क्लीन एनर्जी एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिस। हमें इस तरीके के रिसोर्स यूज करने हैं कि हमारा एनवायरनमेंट में भी हार्म ना हो, और जो नीड है, जो काम है, ह्यूमन एक्टिविटी है, वो भी अच्छे से काम करें। प्रोटेक्ट नेचर, नेचर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। रीस्टोर फॉरेस्ट, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। वेटलैंड को भी सेव करना चाहिए। नेचुरल कार्बन सिंक, नेचुरल कार्बन सिंक का काम कौन करते हैं? पेड़ पौधे। जितने ज़्यादा फॉरेस्ट्रेशन होगा, डिफॉरेस्ट्रेशन होगा, तो क्या होगा? ग्रीन हाउस गैसेज भी बढ़ेंगी। स्टे इन्फॉर्म्ड, सिंस बेस्ड डिसीजन स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट्स। हम क्या कर सकते हैं? अपने आसपास या सराउंडिंग एरिया में चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को आज की क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। और कुछ अगर इससे भी ज़्यादा बड़ी अगर क्लासेस चाहिए और आपको डिटेल में आपको अगर चाहिए PDF, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।